जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार फिर से मुलाकात हमारी हो रही है एनवीरा एजुकेशन पे। दोस्तों चैप्टर 9 हमने जो है पिछले वीडियो में समाप्त किया है और उसके बाद हम उसके सारे के सारे आंकिक प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरणों को लेंगे, जो एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद जो प्रश्न है आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स जो है उनको हम देखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों, इस लेसन में हमने गति की समीकरणें पढ़ी हैं। त्वरण का एक सूत्र पढ़ा है हमने कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बटे टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो ये त्वरण का फॉर्मूला कई जगह हम काम में लेंगे। और जैसे कि गति का जो प्रथम समीकरण है v के बराबर में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो भी हम कई जगह यूज में लेंगे। और साथ ही दूसरा जो गति का समीकरण है विस्थापन के लिए, जहां कहीं हमें विस्थापन ज्ञात करना होगा, s ज्ञात करना होगा, वहां हम गति का द्वितीय समीकरण काम में लेंगे। तो द्वितीय समीकरण क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये समीकरण भी हम काम में लेंगे। अतः गति का जो तीसरा समीकरण है वो समीकरण भी कई जगह काम में आएगा। विस्थापन यदि कहीं ज्ञात करना है आपको, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, तो उन सब के लिए त्वरण जैसा कि स्मॉल वाला जो a है उसका फॉर्मूला भी आप लोगों को मालूम है। साथ ही एक और फॉर्मूला बचता है बल के लिए। बल के बराबर में द्रव्यमान होता है और इनटू उसका जो त्वरण है वो है। संवेग के लिए P बराबर mv हमने देखा है, द्रव्यमान इनटू वेग, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे काम में आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला एग्जाम्पल, एक छात्र अपने वाहन से 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करता है और 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 2 घंटे लगते हैं। तो छात्र के वाहन की जो चाल होगी वो हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ वेग नहीं ज्ञात करना है। यदि वेग होता तो हमें उसकी रीडिंग जो होती है उसके साथ साथ उसकी दिशा को दर्शाना भी जरूरी होता कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। लेकिन यहाँ चाल पूछी है, मतलब साफ है कि हमें दिशा दर्शाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि वाहन की चाल ज्ञात कीजिए। और हमने देखा है कि चाल का जो फॉर्मूला है, चाल इज इक्वल टू, और वो होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। दोस्तों चाल के लिए दूरी बट्टे समय, आपके पास जो दूरी है वो 100 किलोमीटर दे रखी है। चाल को मैं सी से लिखता हूं, 100 किलोमीटर बटे उसका, उसमें जो समय लगता है टी, वो आपको दे रखा है 2 घंटे। जरा ध्यान दीजिएगा कि ये आपको किलोमीटर में दे रखा है। एक बड़ा मात्रक है दूरी के लिए किलोमीटर, और छोटा मात्रक जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी। और 2 घंटे दे रखे हैं, यानी समय का भी इधर बड़ा मात्रक है। दोनों मात्रक बड़े हैं तो बात सही है। यदि यहाँ पे मिनट होता तो हमें उसको बदलना पड़ता। मिनट को यहाँ जैसे कि मिनट होता तो मिनट को घंटे में बदलना पड़ता। और यहाँ यदि मीटर होता, यानी दोनों छोटे हैं तो दोनों छोटे होने चाहिए, दोनों बड़े हैं तो दोनों बड़े होने चाहिए। लेकिन फिलहाल कोई टेंशन वाली बात है नहीं, दोनों मात्रक बड़े हैं तो एज इट इज रहेंगे, हम इन्हें बदलेंगे नहीं। और बात ये होगी कि जब 100 में 2 का भाग लगेगा तो 50। अच्छा, चाल आपसे पूछी है। चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये किलोमीटर में, ये घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका दोस्तों आंसर होगा। बहुत सिंपल सा उदाहरण है जो पहला उदाहरण है। दूसरे उदाहरण की हम बात करते हैं और आपसे ये पूछा गया है कि वेग ज्ञात कीजिए, यानी अब की बार दिशा की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और इन दोनों ही उदाहरणों के माध्यम से आप अच्छे से वेग और चाल को समझ सकते हैं। हालांकि वेग और चाल की बात हमने की है। दोस्तों एक बस पूर्व दिशा में गतिमान है। सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि वो कौन सी दिशा में गतिमान है। यह 4 घंटे में 200 किलोमीटर चलती है। बस का वेग ज्ञात कीजिए। किलोमीटर में और घंटे में दे रखा है, तो यहाँ भी हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ इस आंसर के लिए आपसे ये कहा गया है कि वो पूर्व दिशा में, ये उत्तर होती है आपको पता है, और ये दिशा पूर्व है। वो पूर्व दिशा में बस चल रही है और 4 घंटे में 200 किलोमीटर जाती है। तो उसका वेग कहूं या चाल कहूं, वेग के बराबर में भी क्या होगा? दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। आप लोगों को दूरी के लिए कहा गया है कि वो 200 किलोमीटर है। किलोमीटर में है तो जैसे कि तैसे होगी। और ये 4 और 4 घंटे।
तो इसलिए बाघ जब लगेगा तो इसका भी जो आंसर आएगा वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा लगेगी। ये इसका उत्तर अगर आपने लिखा तो गलत है, क्योंकि ये चाल नहीं है, वेग है, इसके साथ दिशा लिखनी पड़ेगी। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और पीछे आप लिखोगे पूर्व की ओर। किसकी ओर? पूर्व की ओर, क्योंकि हमने ये सीखा है कि जो वेग है वो वेग एक प्रकार से सदिश राशि है, यानी उसके साथ दिशा का होना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। तो यहाँ दोनों जो ये एग्जाम्पल है एक ही फॉर्मूले पे टिके हुए और बड़े आसान भी है, आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। अपन अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं जो है 9.3 और बुक में 9.4 कहा गया है। सुनिए, विराम अवस्था से चलकर, बस इस बात की ओर ध्यान देना कि वो विराम अवस्था से चल रही है। हर प्रत्येक वस्तु विराम अवस्था से ही चलती है, लेकिन इस प्रश्न में कहा गया है कि विराम अवस्था से वस्तु चलती है, मतलब वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है u जो है उसका मान दोस्तों कितना है? 0 है। चलकर कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। केवल 10 मिनट में 72 की स्पीड वो पकड़ लेती है। रेलगाड़ी का त्वरण एक समान है, त्वरण सब जगह समान है, स्पीड बढ़ने की जो दर है वो समान है। तो त्वरण हम किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को। तो आपको क्या करना है? एक तो रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करना है, स्मॉल वाला a। दूसरा, रेलगाड़ी द्वारा इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी, यानी जब तक वो 72 किलोमीटर का वेग पकड़ेगी तब तक वो कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। हम देखते हैं कि जब भी गाड़ी 70 या 80 की स्पीड से चलती है तो स्टार्ट करने के बाद, विराम अवस्था से शुरू होने के बाद वो 80 का वेग पकड़ती है, तब तक कुछ दूरी वो तय कर चुकी होती है। तो वही बात आपसे पूछी है कि वो रेलगाड़ी 10 मिनट में 72 का वेग पकड़ लेती है, लेकिन जब तक वो 72 का वेग पकड़ती है तब तक वो कितनी दूरी तय कर चुकी होती है। इस बात को लेकर आपसे पूछा गया है दूसरा सवाल। लीजिए, सबसे पहले रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करना है। आपको पता है कि इस प्रश्न में जो दिया है, जो गिवन है, उसको पहले आपको लिखना होगा। तो लीजिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि दिया है, क्या दिया है आपको? ये दिया है कि विराम अवस्था से वो चलती है। विराम अवस्था से, विराम अवस्था में यदि कोई वस्तु है तो उसका वेग 0 होता है, यानी प्रारंभ में उस वस्तु का वेग कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। चलकर कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 72 किलोमीटर, यानी v की अगर मैं बात करता हूं, यानी अंतिम वेग, वो कितना वेग पकड़ लेती है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो अंतिम वेग मेरे को दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों, आपसे कहा गया है कि वो वेग 10 मिनट में पकड़ती है, यानी समय t का जो मान है वो है 10 मिनट। समय t का मान 10 मिनट। एक बात ध्यान दीजिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में जब भी स्पीड होती है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय को घंटे में होना चाहिए, समय को घंटे में होना चाहिए, लेकिन समय किसमें है? मिनट। मिनट और किलोमीटर प्रति घंटा का कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है और इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सीधा सा हम क्या करते हैं कि इसको बदलने के बजाय हम इसी को बदल डालते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा ना कह करके हम मीटर प्रति सेकंड कह देंगे और इस मिनट को भी हम किस में बदल देंगे दोस्तों? सेकंड में बदल देंगे। तो देखिएगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर, और 72 को मैं 1000 से गुणा करूंगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 72 किलोमीटर में 72,000 जो है मीटर होंगे, ये बात है। और उसके बाद प्रति घंटा, अच्छा 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? तो हम कहेंगे 1 घंटे में सेकंड, मिनट 60 और प्रति मिनट में सेकंड 60, यानी 60 × 60, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 60 × 60, यानी कि हम कहेंगे वो 3600 सेकंड यहाँ पे कह देंगे। कोई नहीं, 2 0 से 2 0 कट जाने वाला है और 10 जो है वो 10 2 से गया है 5 बार और 6 2 से गया है कितनी बार? 3 बार। 3 बार ये 72 है और ऊपर यहाँ पे बच के रखा है आपका 5 और नीचे है 6 3 18, 6 3 18, यहाँ दशमलव नहीं है, याद रखिएगा। तो मैंने आपसे कह दिया कि 72 × 5 बट्टे हो गया 18 और ये इस रूप में हो गया। आप लोग इसे लिख सकते हैं कि ये मीटर प्रति सेकंड के रूप में हो गया। तो आप इसे
बिल्कुल बना सकते हैं। 72 में 18 का जो भाग जाएगा वो ये 4 बार, तो ये 18 का भाग इसमें 4 बार चला गया। चारों पंजे कितने हो गए 20, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। मैंने इस घंटे को किस में बदल डाला, सेकेंड में, और ऊपर जो दूरी किलोमीटर में है उसको मीटर में बदल डाला। यानी कहने का जो मतलब है वो सिंपल सा है कि ये जब कैलकुलेशन आप करोगे तो दोस्तों कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा v का जो मान है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये v के लिए मान हमारे पास आया है। हमें पता है कि u 0 है, लेकिन जब ये मीटर प्रति सेकेंड में बदला तो ये मिनट भी सेकेंड में होना चाहिए। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में 60 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। कितना सेकेंड 600, तो समय को भी हमने सेकेंड में बदल डाला। अब ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा क्या है। तो दोस्तों पहले आपसे पूछा है कि रेलगाड़ी का क्या ज्ञात कीजिए, त्वरण ज्ञात कीजिए। तो मैं इसके त्वरण के लिए यानी त्वरण ए का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम है। त्वरण ए इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे लगा समय। तो v माइनस यू क्या होगा वो देख लीजिए। v हमें प्राप्त हुआ है 20 माइनस u 0 है प्रारंभिक वेग, और इसे तय करने में जो समय लगता है वो 10 मिनट। 10 मिनट में कितने सेकेंड 600 सेकेंड, तो ये समय t का मान मैंने इधर रख दिया। अच्छा 600 सेकेंड यहाँ पे प्राप्त हुआ है। 20 से 600, 20 का भाग अगर 600 में लगाया गया है ना तो वो 30 बार जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको जो त्वरण प्राप्त होगा यहाँ पे लिख देते हैं तो थोड़ा आसान होगा। 20 माइनस 0 बट्टे 600, साथ ही ये आपको 1 बट्टे 30। दोस्तों त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और यदि ऐसा नहीं है तो आप बदल के करेंगे, उसे मीटर में बदलेंगे सेकेंड में। तो 1/30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये रेलगाड़ी का क्या प्राप्त हुआ है, हमें त्वरण प्राप्त हुआ है बच्चों। अब आगे हमें पूछा गया है रेलगाड़ी द्वारा इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों अगर मैं गति का तीसरा समीकरण लेके चलता हूं तो दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से। और गति का तृतीय समीकरण याद कीजिए क्या था दोस्तों, गति का जो तृतीय समीकरण है वो ये था 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अगर इसको इधर भेजा गया तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ऐसा हो जाएगा। अच्छा मैं इतना ज्यादा परिवर्तन ना करते हुए सीधा लिख देता हूं कि यदि ये देखो 2as जो होगा वो किसके v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर होगा। अगर 2a को नीचे भेजा तो विस्थापन जो होगा वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टे 2a इस रूप में होगा, है ना। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टे 2a। ये s क्या है, विस्थापन। अच्छा पहुंचने में तय की गई दूरी, तब तक वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, उसका विस्थापन क्या होगा, तो हमें वही चीज यहाँ पे निकालनी है बच्चों। तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टे 2a। इसमें अगर आप मान रखें तो आपको क्या मिलेगा, लीजिए अंतिम वेग आपके पास है, प्रारंभिक वेग आपके पास है, और 2a यानी त्वरण का मान भी आपके पास है। तो विस्थापन के लिए मैं इसे कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको आराम से दिखाई दे बच्चों। यहाँ v यानी अंतिम वेग, और अंतिम वेग का क्या है स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग 0 है उसका स्क्वायर बटे, हम विस्थापन ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों s, तो बट्टे 2a यानी 2 गुणे त्वरण। त्वरण आपको कितना मिला है 1/30। 1/30 अगर 30 को मैं ऊपर भेज देता हूं तो कहानी और सिंपल हो जाएगी, है ना। 1/30 तो नीचे 2 ही रहने दीजिए, ये 2 और ऊपर भेज देंगे किसको 30 को, तो गुणे में क्या आया है 23, है ना, बट्टे में है तो ऊपर चला गया। 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये लीजिए 400 और 400 इंटू ये तो 0 हो गया ना, इसमें से ये घट गया तो ये 400 ही रहा, इंटू 30 बट्टे कितना हो गया 2। 400 इंटू 30 बट्टे 2 दोस्तों, 4 × 12 यानी 12,000 बट्टे 2। अगर आप देखो इसे
तो 12,000/2 यानी आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 6,000। 12,000 में 2 का भाग लगा तो 6,000, यानी इतने मीटर ये दूरी तय कर चुका होगा। ये मीटर में है दोस्तों, क्योंकि सारे मात्रक हम छोटे ले रहे हैं। अगर आप इसे किलोमीटर में बदलोगे तो आप ये भी कह सकते हो कि 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। यानी विराम अवस्था से जब वो शुरू होगी तो 10 मिनट में अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग पकड़ेगी तो उसको 6 किलोमीटर चलना होगा, है ना। इसके बीच में जब तक वो 72 का वेग पकड़ेगी तब तक वो गाड़ी 6 किलोमीटर चल चुकी होगी, ट्रेन 6 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो ये इसका आंसर है। देखिएगा कि हमने यहाँ पे किया है। सबसे पहले तो हमें पूछा गया कि रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इस त्वरण के लिए हम लोगों ने सबसे पहले त्वरण के लिए ये फॉर्मूला रखा, और फॉर्मूला रखने से भी पहले हमने वेग को, चूंकि दोनों के मात्रक अलग थे, इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा था और इसका जो मात्रक है वो मिनट था। अगर ये घंटे में होता तो हम सीधा इसे कर लेते। दोनों ही अलग अलग है तो मैंने दोनों को छोटा बनाना शुरू किया। इसको भी मैंने सेकंड में बदला, इसको भी मैंने मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बल्कि मीटर प्रति सेकंड में बदला। और जब बदला गया तो ये 1000 से गुणा हुआ और नीचे सेकंड में, यानी कि इसको मैंने 20 मीटर प्रति सेकंड बना डाला। तो ये v का मान आ गया 20 और u का मान हमें पता है, प्रारंभिक वेग वस्तु विरामावस्था से शुरू हो रही है, मतलब 0 है, तो 0 रखा बट्टे 601/23 त्वरण हमारे पास आया, जो हमारा कौन सा आंसर था? पहला आंसर था। उसके बाद हम आगे बढ़े और गति का जो तृतीय समीकरण है उसको हमने लिया और उसका पक्षांतरण करके 2 और a को नीचे भेज दिया। 2a गुणे में था, भाग में चला गया, तो s = v² - u²/2a हमारे पास हुआ। v यहाँ पे अंतिम वेग है और अंतिम वेग हमें 20 प्राप्त हुआ है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 इंटू त्वरण था 2a, यानी त्वरण 1/30 था, तो मैंने इसको ऊपर भेजा, तो इसको ऊपर भेजा, गुणे में आ गया और ये चीज मैंने करके इसको 12,000/2 यानी 6,000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर के रूप में बदला। तो दोस्तों इस प्रश्न को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है 9.4। तो अगला जो एग्जाम्पल है यानी कि लास्ट 9.4, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, यानी u का जो मान है वो 4 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ये वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। 5 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग, एक तो 5 सेकंड के बाद वस्तु का क्या ज्ञात करना है? वेग, तथा उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है वो हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। दोस्तों प्रारंभिक वेग u का जो मान है वो 4 मीटर प्रति सेकंड हमें दे रखा है। उसके बाद उसका जो त्वरण है a, उसका मान हमें दे रखा है वो है 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद समय t का जो मान है वो हमें दिया है 5 सेकंड। समय t का जो मान है वो 5 सेकंड दे रखा है। उसके द्वारा जो है वेग, 5 सेकंड पश्चात जो वेग है वो वेग हमें ज्ञात करना है एक तो, और दूसरा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। एक तो क्या ज्ञात करना है? वेग, और एक तय की गई दूरी, दूरी का मतलब उसका विस्थापन, तो जो विस्थापन है वो ज्ञात करना है। तो पहले हम उसके वेग की बात करेंगे। तो वेग के लिए क्या किया जाएगा? आपको पता है कि यहाँ हमें u, t और a दे रखा है, तो कोई ऐसा सूत्र ढूंढिए जिसमें u, t और a का प्रयोग होता हो और v का मान निकलता हो। तो दोस्तों गति का प्रथम समीकरण, गति का कौन सा समीकरण? प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण। तो वो समीकरण आपसे क्या कहता है? समीकरण कहता है कि v = u + a और t, u + at, v के लिए। तो v के लिए u और at रख दीजिए। u आपके पास पड़ा है 4 प्लस a आपके पास है 2, और उसके बाद a के साथ गुणा t है आपके पास 5। दोस्तों 5 दूणे 10, 10 और 4 14, यानी 14 मीटर आपके वेग का मान है, तो मीटर प्रति सेकंड, 14 मीटर प्रति सेकंड उसका जो वेग है वो होगा। 5 सेकंड के बाद वो वेग प्राप्त कर लेगा 14 का। लीजिए दूसरा जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया उसके द्वारा तय की गई क्या ज्ञात कीजिए? दूरी, यानी कि विस्थापन s का मान ज्ञात करना है। तो कोई ऐसा सूत्र ढूंढिए जिसमें s ज्ञात हो रहा हो
साथ में यू टी ए और यू टी ए के बाद वी, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण का जिसमें प्रयोग होता हो और एस ज्ञात होता हो। तो गति का कौन सा समीकरण? द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, देखिए S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, यानी हाफ ए टी का स्क्वायर। U का मान जो है हमारे पास वो पड़ा है, कितना है, 4, इंटू टी का मान हमारे पास 5 है, प्लस 1/2, त्वरण A का मान हमें दे रखा है 2, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। देखो सारे मात्रक छोटे ही है तो उनको मैं बदल नहीं रहा हूं, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और ये भी सेकंड, सारे सेकंड है। लीजिए आपके पास पड़ा है त्वरण 2 और टी का स्क्वायर 5 का क्या पूछा है, स्क्वायर। दोस्तों 2 से 2 तो कैंसिल हो गए, 4 इंटू 5, 4 पंजे 20 हो गए, है ना। तो यहाँ मान आपको मिला है 20 और आपके पास प्लस, ये प्लस पड़ा है, और 5 5 25 होते हैं, तो ये लीजिए 25। 20 और 25 को अगर देखें तो 45। हमें पूछी गई है दूरी, तो दूरी का मात्रक है मीटर, क्योंकि सारे के सारे मीटर है। तो दोस्तों ये आपका क्या होगा, इसका उत्तर होगा, यानी आंसर होगा, और ये भी इसका आंसर पहले का। तो इस तरीके से आप इन एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये किया, गति की प्रथम और द्वितीय समीकरण का प्रयोग किया। साथ ही चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। एक जहाज जिसका द्रव्यमान आपको दे रखा है। दोस्तों सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना है, दिया है, क्या दिया है, जहाज का द्रव्यमान यानी m इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁷ किलोग्राम। 3 के पीछे 7 0। लीजिए विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0। 5 इंटू 10⁴ बल से उसे खींचा जा रहा है, 3 मीटर दूरी तक उसे खींचा जाता है। तो जो बल है, बल F का जो मान है वो आपसे कहा गया है कि 5 इंटू 10⁴ न्यूटन, न्यूटन होगा यहाँ पे, तो न्यूटन के लिए। उसके बाद बल से 3 मीटर की दूरी तक खींचा जाता है, यानी कि S का जो मान है वो है 3 मीटर, 3 मीटर की दूरी तक उसे खींचा जाता है। S का मान 3 मीटर है, F का मान कितना है, 5 इंटू 10⁴ और 3 इंटू 10⁷। प्रारंभिक वेग आपके पास 0 है। यदि जल का घर्षण नगण्य हो तो जहाज की क्या ज्ञात करनी है, आपको चाल ज्ञात करनी है। अब चाल ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जहाज की जो चाल है या जहाज का जो वेग है वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो उस वेग के लिए मेरे को याद आ रहा है गति का तीसरा समीकरण। हम गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे जिसमें S का प्रयोग होता हो, S का प्रयोग होता हो, साथ में ये सारी चीजें वहां पे प्रयोग हो रही हो, लेकिन उसके लिए त्वरण की भी जरूरत होती है। त्वरण हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता होगा कि बल का जो फॉर्मूला है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। बल F बराबर ma। तो अगर मैं यहाँ से A को निकालूं तो F बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, m हो जाएगा, F बाई m। यानी इस सूत्र के माध्यम से हम त्वरण इसका ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र मैंने त्वरण का देखो v माइनस v/t, ये भी हो सकता था, लेकिन उसमें v चाहिए, अंतिम v, और v यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे केवल f है और क्या है, f के साथ m है। इसके माध्यम से यदि त्वरण निकालना हो, जब f और m दिया हुआ हो और त्वरण निकालना हो तो आप ये प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसको सीधा लिख देना है कि F इज इक्वल टू एम ए, या फिर A इज इक्वल टू F बाई क्या हो जाएगा, m। कहने का मतलब F बल जो आपको दे रखा है 5 इंटू 10⁴ बटे द्रव्यमान दे रखा है 3 इंटू 10⁷। ये है आपके पास जो त्वरण है उसका मान, त्वरण का मान है ना। और सारे यहाँ पे हमें दे रखे हैं, ये किलोग्राम है, न्यूटन है, और ये किसमें है, मीटर में है। लीजिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ये मेरे को मिल गया है। अब मैं गति के तृतीय समीकरण में चलूंगा। गति का कौन सा समीकरण, तृतीय समीकरण। और तृतीय समीकरण आपसे क्या कहता है, जरा वो बात भी सुनिए कि आपका ये जो समीकरण है इसमें देखो पहले ज्ञात क्या करना है, हमें वो चीज मालूम होनी चाहिए ताकि हम उसका पक्षांतरण आसानी से कर सके। नहीं तो पक्षांतरण उल्टा फुल्टा कर देंगे, v ज्ञात करना होगा, u निकाल लेंगे, u ज्ञात करना होगा, a निकाल लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें उसकी चाल चाहिए, यानी उसका क्या चाहिए, वेग। और वेग कौन सा, अंतिम वाला, यानी v चाहिए हमें। तो v को इधर रखो और बाकी सारी चीजें उधर भेज डालो, यानी गति का जो तृतीय समीकरण होगा वो इस रूप में होगा।
ये आपका यू स्क्वायर है और प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as। वापस से अगर मैं यू स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, जो कि गति का अपना तीसरा समीकरण है। लीजिए v स्क्वायर का मान हमें निकालना है, u हमें पता है 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 2a त्वरण का मान ये पड़ा 5 इंटू 10 की घात 4 बट्टे 3 इंटू 10 की घात 7 और s हमें चाहिए कितना है इंटू 3, s चाहिए, s कितना है 3। लीजिए v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 और ये मैंने किया, ये किसका मान है त्वरण का, जो कि हमने निकाला है f बट्टे m के माध्यम से। लीजिए v स्क्वायर 0 तो कट गया, चलो 2 बच रखा है, 5 इंटू 10 की घात 4, देखो 10 की घात 4 यानी ऊपर यहाँ 4 जीरो और 10 की घात 7 यानी नीचे कितने जीरो 7, तो 4 जीरो से 4 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, कितने जीरो बचेंगे 3 जीरो, और जब 3 जीरो मैं 3 के पीछे लगा देता हूं तो 3000 बनता है। तो दोस्तों ऊपर तो कट गया पूरा सब कुछ, यानी 10 की घात 4 मतलब 4 जीरो जो कि कैंसिल हो चुके हैं, तो ऊपर इधर 2 है और ऊपर बच रखा है केवल 5 और उधर कितने हैं 3, सब ऊपर ऊपर वाली संख्या ऊपर लिख रहा हूं बट्टे 3 और 7 में से 4 गए, 3 जीरो बचे यानी 3 और 3 जीरो यानी 3000 की बात हो रही है बच्चों। 2 इंटू 5, 5 दूने 10 हो जाएंगे और 10 दिए कितने हो जाएंगे 30 बट्टे 3000 करोगे, 30 बट्टे 3000 तो 1 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग 300 में 100 बार जाएगा, यानी v स्क्वायर जो आपको मिलेगा 1 बट्टे 100 मिलेगा, 1 बट्टे 100 यानी 0.001, लेकिन स्क्वायर उधर भेजेंगे 1 जीरो और कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि v का जो मान आपको प्राप्त होगा वो केवल 0.1 प्राप्त होगा। और मीटर, देखो वेग है तो मीटर प्रति क्या है सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, तो ये लीजिए, तो इधर भी मीटर प्रति सेकंड थे और इसलिए मैंने मात्रकों को नहीं बदला बल्कि इस काम को सीधा किया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी गति की तीनों समीकरणों में से कौन सी समीकरण का आप प्रयोग कर रहे हैं, इस बात के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उस समीकरण में, उस सवाल में हमें क्या क्या चीजें दे रखी है। तो ये चीज करने के साथ आपको इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है कि एक बस की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 5 सेकेंड बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का माध्य त्वरण यानी ए का मान आपको ज्ञात करना है। दोस्तों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बस की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे बढ़ जाती है 5 सेकंड पश्चात, चूंकि ये सेकंड में है, ये छोटा मात्रक है तो हम लोग इसे सेकंड में बदलने की कोशिश करेंगे, बाकी सारे मात्रकों को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो प्रारंभिक वेग है प्रारंभ का यानी u, वो आपको दे रखा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। u निकाल लूंगा, v निकाल लूंगा, मेरे को पता है कि त्वरण ऊंचा है और त्वरण v माइनस u बट्टे क्या होता है t, क्योंकि दोनों वेग दे रखे हैं। यदि वेग नहीं होते और बल और द्रव्यमान होता तो बल और द्रव्यमान के माध्यम से भी त्वरण निकाला जा सकता है। तो u 25 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ये 60 इंटू 60 यानी 1 घंटे में कितने 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकंड। लीजिए ये हमने किया और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो u का जो मान आपके पास आने वाला है भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो चले जाएंगे, 10 5 बार तो 6 कितनी बार 3 बार, 2 के पार ऐसे, तो मैंने ये कर दिया। अच्छा 25 को 5 से गुणा करोगे तो 125 बट्टे 6 कितने हो जाएंगे 18, यानी जो प्रारंभिक वेग है उसका मान इतना आया है और अब ये है मीटर प्रति सेकेंड में। दोस्तों अंतिम वेग की बात करें तो वो आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यदि उसे बदला जाएगा तो 70 इंटू 1000 यानी किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए बट्टे घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 इंटू 60, फिर से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 10 5 बार गया 2 के पाड़े से और ये 3 बार गया, और 70 को जब 5 से गुणा करोगे 7 तो 5 35 यानी कि 350 बट्टे 6 कितने हो जाएंगे 18 और मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों ये u का मान है और ये v का मान है,
और हमें पता है कि v माइनस यू बटे क्या करना है t, और सब कुछ सेकंड है इधर और समय भी हमें दे रखा है 5 सेकंड। तो सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे कहूंगा हमें जो पूछा गया है वो बल यानी कि त्वरण a बराबर v माइनस यू बटे t। कहने का मतलब ये हुआ v आपके पास कितना है 350 बटे 18 माइनस 125 बटे 18 v माइनस यू बटे आपसे कहा गया है t समय यानी 5 सेकंड, t समय यानी 5 सेकंड। मैं इन दोनों का लसअप ले लेता हूं, वो आता है 18, 18 से 18 कैंसल, बचे कितने 350 माइनस 18 से 18 कैंसल, बचे कितने 125 और 5 है नीचे तो ये लीजिए 5। मैंने इसको ऐसे कर दोस्तों 350 में से 125 जब जाएगा तो पीछे जो बचेगा वो राशि क्या होगी, देखिए 350 में से 125 25 ऊपर बचे तो कितने बचे 200 प्लस 25 यानी कि 225 बटे 18 इंटू क्या है 5 से ये 225 कितनी बार गया है 5 से ये 45 बार गया है तो ये हो जाएगा 45 बट्टे कितना 18, 45 बट्टे 18। अच्छा 18 का भाग जब आप 45 में लगाओगे तो 18 2 36 यानी 2 बार तो पूरा जाएगा और 18 2 36 पीछे बच गए 9 और 9 18 9 यानी आधा बार भाग जाएगा यानी कि 5 2.5 और मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर ये त्वरण का क्या होता है मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकंड 2.5 इसका आंसर होगा। मैंने मात्रकों को बदला पहले और सिंपल सा फॉर्मूला लगाया और ये प्रश्न क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो गया। लीजिए अगला प्रश्न तीसरा, साइकिल चला रहे छात्र को साइकिल सहित संवेग, उसका जो संवेग है साइकिल सहित यानी पूरी एक वस्तु मान लीजिए साइकिल पे बैठा छात्र, संवेग 400 है और 400 किलोमीटर इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, साइकिल 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है तो उनका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है दोस्तों। हमें पता है कि संवेग p बराबर द्रव्यमान और v बराबर mv होता है। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखना। मेरे को संवेग दे रखा है और पूछा क्या है द्रव्यमान, यानी m को अगर मैं जानना चाहूंगा तो v को इधर भेज दूंगा, p के बट्टे में आ जाएगा, m इज इक्वल टू p बट्टे क्या हो जाएगा v। सिंपल सी बात। अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, p का मान आपके पास 400 है और बट्टे ये भी सेकंड ये भी सेकंड, कोई नहीं हम बदलेंगे नहीं, 400 बट्टे 5 हो जाएगा, 400 बट्टे 5। सिंपल सी बात है। इन 8 पंजे 40 यानी कितना हो जाएगा 80। हमें पूछा था द्रव्यमान और द्रव्यमान के लिए हम लिखेंगे किलोग्राम। कौन सा ग्राम, किलोग्राम। तो इस तरीके से ये बहुत छोटा सा प्रश्न है जो तीसरा है। अगला प्रश्न देखिए, एक बालक किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंककर 8 सेकंड पश्चात पुनः लपक लेता है। एक बालक है, गेंद को ऊपर फेंकता है और 8 सेकंड बाद उसे वापस कैच भी कर लेता है। तो गेंद को किस वेग से फेंका गया, उसने जब फेंका था तो कौन से वेग से फेंका था, ये बात बतानी है। और दूसरा, कितनी ऊंचाई पर जाकर गेंद का जो वेग है वो 0 हो जाता है। कितनी ऊंचाई पर जाकर, हमें पता है कि किसी वस्तु को ऊपर फेंका गया तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो वस्तु वापस नीचे आने की कोशिश करेगी, और लेकिन जो बल हमने लगाया है उसके कारण वो एक निश्चित सीमा तक जाएगी और जाकर यहाँ इसका वेग 0 होगा। जैसे ही वेग 0 होगा अगले ही क्षण वो वस्तु वापस गिरना प्रारंभ होगी, यानी ऊपर जाते समय एक बार उसका वेग क्या होगा दोस्तों 0 होगा। तो लीजिए वो वेग 0 होगा, कितनी ऊंचाई पे जाके होगा वो ऊंचाई आपसे पूछी है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए, पहला हम प्रश्न करने जा रहे हैं गेंद को किस वेग से फेंका गया, उसका वेग जो है v वो हमें ज्ञात करना है। तो वेग ज्ञात करने के लिए दोस्तों गति की समीकरण ही हम काम में लेंगे, है ना। तो गति की समीकरण काम में लेंगे। लीजिए मैंने आपसे कहा कि गेंद फेंकी जाती है ऊपर की ओर और वो गेंद 8 सेकंड बाद वो वापस कैच कर लेता है। 8 सेकंड में गेंद क्या प्रतिक्रिया करती है, ध्यान देना कि जाते भी है और आते भी है, जाते भी है और आते भी है। तो गेंद को ऊपर जाने में लगा समय 8 सेकंड में तो लौट जाती है, तो ऊपर जाने में 4 सेकंड और वापस आने में 4 सेकंड, है ना। तो 4 और 4 8 सेकंड हो जाएंगे। तो इस 8 सेकंड को मैंने बांट दिया, क्या कहा कि गेंद को ऊपर जाने में लगा समय बराबर आने में लगा समय। ऊपर जाने में जो समय लगता है वो और ये बराबर है, यानी 4 सेकंड और 4 सेकंड, क्योंकि 8 सेकंड है
ऊपर जाती है 4 सेकंड में, 4 सेकंड में वापस आती है ना। तो ये 4 सेकंड उसका समय होगा। 4 सेकंड क्या होगा दोस्तों? समय होगा। यदि मैं आपसे कहता हूं कि v ज्ञात कीजिए u प्लस ए और क्या है t, u प्लस ए और t के माध्यम से यहाँ आप वेग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों a यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसमें कहा गया है कि g इज इक्वल टू यानी गुरुत्वीय त्वरण। देखो ये गुरुत्वीय त्वरण है, क्योंकि वस्तु जब ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो कोई दूसरा त्वरण काम नहीं करता है, बल्कि गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। और मैंने आपको चैप्टर के चलते बताया है कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। अगर चंद्रमा पे चले जाए, किसी वस्तु को फेंके, तो उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है, उसका जो त्वरण है चंद्रमा का, वो त्वरण होगा 1.61 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यानी जितनी वेग से वस्तुएं यहाँ गिरती है पृथ्वी पर, उतने वेग से चंद्रमा पर नहीं गिरेगी। तो लीजिए त्वरण का मान आपको ये लेना है। समय t मैंने आपसे कहा कि 4 सेकंड लगता है, और जो u है वो आपके पास है, और अंतिम वेग आपको पता है क्या है? अंतिम वेग उसका 0 है। तो v क्या है? 0। u पड़ा है आपके पास, प्लस a मैंने कहा कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है, और इनटू समय t कितना है? 4। समय t कितना है? 4। ये लीजिए u प्लस a और t, लेकिन ये गुरुत्वीय त्वरण माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। इधर आया u तो प्लस का हो गया, उधर गया तो 4 को इससे गुणा करोगे तो 4 को 8 से करो, 8 चौके हो जाएंगे 32, यानी कि 2 हो जाएगा। और पीछे हसल लग गई 3 की, और 9 चौक 36 और 3 कितने हो गए? 39, यानी 39.2। 39.2 ये वेग होगा, इसका प्रारंभिक वेग मीटर प्रति सेकंड के रूप में। दोस्तों हमारे पास प्रारंभिक वेग यानी u का मान आ गया है 39.2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो अब पूछा है कि गेंद का कितनी ऊंचाई पर वेग 0 होगा। अब देखिएगा ऊंचाई किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। तो ऊंचाई के लिए मैं यहां लिख देता हूं, ये मिटा करके। ऊंचाई यहाँ पे दोस्तों, ऊंचाई h का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपसे यदि ये कहूं कि गति का तृतीय समीकरण क्या होगा, तो आप लिखेंगे गति के तीसरे समीकरण से, गति का तीसरा समीकरण। और अगर वेग v के पदों में लिखना चाहूं तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2a, और क्या हो जाएगा? s। u स्क्वायर प्लस 2a s हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये, अब यदि मैं आपसे कहना चाहूं कि यहाँ का जो त्वरण है वो त्वरण नहीं है, बल्कि वो गुरुत्वीय त्वरण है। तो जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वो विस्थापन इस प्रकार से चलते हैं, तो s ये होता है नॉर्मली। लेकिन वस्तु को अगर ऐसे ऊपर की ओर फेंका जाए तो इसको s नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? h। तो कहने का मतलब है कि इस समीकरण में आप लोग a का जो मान है वो g रखेंगे, और s बराबर क्या रखेंगे? ऊंचाई। यानी समीकरण जो होगी वो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला होगा। दोस्तों v स्क्वायर मेरे को चाहिए, और मैंने कहा कि u स्क्वायर, u का मान आपको मिल गया है 39.2 का क्या है? स्क्वायर प्लस 2 का 2, g है 9.8 इंटू h, ये पड़ा h, ये पड़ा। अगर मैं h को यहाँ से निकालना चाहता हूँ, v आपको पता है कि 0 हो गया है ना, इसका भी मान रख देते हैं। तो h को निकालना चाहे तो u स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे क्या हो जाएगा? 2g। h को निकालना चाहता हूँ, इसको इधर भेज दिया 0 करके, तो इधर u स्क्वायर आ गया, और h निकालना है तो 2g कहाँ चला जाएगा? भाग में, यानी कि 39.2 का स्क्वायर बटे 2 और 9.8 किसके बराबर में? ऊंचाई के बराबर। लीजिए मैंने आपसे कहा कि 39.2 इंटू 39.2 बटे 2 इंटू 9.8, 9.8 ये 98, और इसका भाग 392, 98 का भाग हम 392 में लगाए तो 3 4 बार पूरा चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। 9.8 का भाग 39.2 में 4 बार पूरा जाता है। अगर 4 को 2 से काटे तो कितनी बार कटा? 2 बार। यानी फाइनली ऊंचाई h का जो मान है वो 2 इंटू 39.2, 39.2। अच्छा 39 दूने कितने हो जाएंगे? 3 9 है, 9 का 8 78, यानी 78, और 2.2 यानी 0.2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। यानी कि ये इसका मान होगा किसका? ऊंचाई h का। इतने मीटर वो ऊंचाई पर जाएगी, और उसके बाद वो वस्तु, उसका वेग 0 होगा, और वो वापस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। बच्चों यहाँ किया क्या है, गति के पहले समीकरण में मान रखा। हमें पता है कि अंतिम वेग वस्तु ऊपर जाकर अंत में 0 हो जाएगी, तो अंतिम वेग वस्तु का कितना है? 0।
u हमें ज्ञात करना है, त्वरण a हमें यानी g के रूप में 9.8 दे रखा है, इंटू t यानी समय 4 सेकंड है जाने में और आने में भी 4 सेकंड है। u का मान यहाँ से मैंने ज्ञात कर लिया, 9.8 को 4 से गुणा किया तो 39.2 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे मिला। वो u का मान प्रयोग में लेते हुए इधर गति का तीसरा समीकरण, और हमें क्या पूछा, ऊंचाई पूछी है, कितनी ऊंचाई पर जो है शून्य होगा गेंद का वेग। तो s यानी विस्थापन, भाई ऊपर की ओर विस्थापन होता है तो उसे विस्थापन नहीं बल्कि ऊंचाई कहा जाता है। तो s की जगह मैंने h लिया और a की जगह मैंने g लिया। g का मान हमें दिया गया है, u स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया है और इसको इस तरीके से करके पक्षांतन किया, h इधर आ गया तो ये बट्टे में चला गया और कुल मिलाकर के ऊंचाई का मान 78.4 मीटर हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से इन अंकित प्रश्नों को सोल्व करना था दोस्तों। बुक के अनुसार सारे के सारे एग्जाम्पल हमने किए हैं और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने किए हैं। तो इस तरीके से आपको चलना है, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को क्लियर करना है और न्यूटन की गति के समीकरण, न्यूटन की गति के नियम और गति बल, ये सारे कुछ आपके आगे जाकर बहुत उपयोग में आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जो है आप लोग शेयर भी करिए और अगर ये पसंद आता है तो आप इन्हें लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए वीडियो में नया चैप्टर भी हम शुरू करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।